हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैटिस क्लासेस। तो ये हमारी वीडियो सीरीज़ का पार्ट 5 रहेगा। तो आज का टॉपिक रहेगा हमारा इंडिया चाइना रिलेशन, यानी चीन के साथ भारत के क्या संबंध रहते हैं, इसके बारे में हम यहाँ पे आज डिस्कस करेंगे। तो वेस्टर्न इम्पीरियलिज्म से पहले, यानी जो पश्चिमी कंट्रीज़ आए थे, जो पश्चिम कंट्रीज़ हमारे देश में आए थे, उससे पहले क्या है, हमारा जो इंडिया है और चाइना जो है, ये एक समय पे एशिया की बहुत बड़ी महाशक्ति माने जाते थे। और जो चाइना है ना, इसके आसपास जो छोटे कंट्रीज़ थे, यानी जो पेरी है उसकी, तो उसमें जितने भी छोटे कंट्रीज़ थे, तो उस पर इनका कंट्रोल था अच्छा खासा। ये अपना प्रभुत्व रखते थे उनके ऊपर, और ये लोग भी क्या करते थे, कुछ ना कुछ ट्रिब्यूटरी देकर और आराम से रहते थे उनके साथ ही, ठीक है। यानी कुछ ना कुछ नजराना वगैरह देके कि भाई हम आपके कंट्रोल में रह रहे हैं, ऐसे है ना, आपकी सारी बातें मान रहे हैं, तो आप ये ले लीजिए और हमको चैन से रहने दीजिए, ठीक है। तो इस तरीके से चीज़ें चल रही थी, कोई दिक्कत नहीं थी। और जो चीन है, इसकी हिस्ट्री रही है कि भाई इसने जो राजवंश रहे हैं इसके लंबे समय से, जैसे मंगोलिया में रहे हैं ना, कोरिया में, इंडो चाइना का कुछ रीजन है, तिब्बत है, और ये जो सारे कंट्रीज़ हैं यहाँ पे इनके राजवंश रहा करते थे और ये इनकी अधीनता भी मानते थे, ठीक है। यानी ये जो कंट्रीज़ हैं ये चीन को अपना गुरु मानते थे, इनके अधीन में रहना पसंद करते थे, ठीक है। और ये बहुत ही अथॉरिटेटिव कंट्री रहा है शुरू से ही, यानी वेरियस जो कंट्रीज़ हैं अगल बगल के, वो भी इसके अंडर में रहते थे, ओके। ऐसे ही सेम इंडिया का था, है ना। इंडिया के जो राजा हुआ करते थे वो भी छोटे छोटे कंट्रीज के ऊपर अपना प्रभुत्व रखते थे। ये सेम चीज़ें जो है मतलब दोनों अपनाते थे, क्योंकि ये एशिया के काफ़ी पावरफुल कंट्रीज़ थे, तो इस वजह से इनका इन्फ्लुएंस जो है वो इनके अगल बगल के कंट्रियों पे रहता था, इनके बॉर्डर्स पे भी रहता था, ठीक है। और अगर देखा जाए तो इनका इन्फ्लुएंस सिर्फ पॉलिटिकली ही नहीं रहा है, इकोनॉमिकल भी रहा है, कल्चरल भी रहा है, यानी कल्चर्स को भी शेयर करते थे, इकोनॉमिकल ट्रेड वगैरह भी करते थे, और पॉलिटिकल भी, ठीक है। तो इसी वजह से क्या है, दोनों जो है वो अच्छे से अपना काम कर रहे थे। तो इंडिया और चाइना का कभी भी एक दूसरे के साथ जो है ओवरलैप नहीं होता है, कभी इस तरीके का कन्फ्रंटेशन नहीं होता है, कोई दिक्कत नहीं आती है। दोनों इंटरेक्ट रहते हैं, किस चीज़ से, कल्चरली इंटरेक्ट रहते हैं, पॉलिटिकली रहते हैं, लेकिन ऐसे कभी सामना नहीं होता कि भाई लड़ाई वड़ाई हुई हो कभी, ठीक है। तो इस तरीके से चीज़ें नहीं होती हैं। तो चीज़ें बहुत ही लिमिटेड होने की वजह से जो रिजल्ट है वो यही निकलता है कि ये दोनों एक दूसरे से कभी इतना अच्छी तरीके से इंटरेक्ट नहीं हो पाते हैं। तो जैसे 20वीं सेंचुरी जब आती है तब इन लोगों को क्या दिक्कत आती है, अपनी जो फॉरेन पॉलिसी डेवलप करने में दिक्कत आती है, क्योंकि इन दोनों को एक दूसरे के बारे में नहीं पता होता है। तो इसीलिए ये थोड़ा सा मतलब हिचकिचाते हैं कि हाँ भाई इस कंट्री के साथ हम कैसे रिलेशंस को डेवलप करें, ठीक है। आगे देखते हैं। तो जैसे इंडिया जो है वो अंग्रेजों से आज़ाद हो जाता है 1947 में, और चाइना जो है ये भी फॉरेन पावर्स को बाहर निकाल देता है। तो दोनों के बीच में एक होप जगती है, दोनों एक पहल करते हैं कि क्यों ना भाई हम जो दोनों ही डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं इस एशिया कॉन्टिनेंट के, इस वर्ल्ड के, तो क्यों ना हम दोनों जो है वो एक साथ डेवलपमेंट का काम शुरू करें, दोनों जो है भाई भाई बन के रहें, साथ में मिलजुल के काम करें, ठीक है ना। तो इस तरीके से लोग ये पहल करना शुरू करते हैं, क्योंकि दोनों ने क्या है एक जैसी स्थिति देखी थी, दोनों ही बहुत गरीब थे, दोनों ही कॉलोनिज्म के अंडर में रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए क्या है, इनका बहुत लंबे समय से जो असर पड़ा हुआ था इनके ऊपर, तो उसको ये एक साथ हटाना चाहते थे। और दोनों ही जो है वो विदेशी शक्तियों से आज़ाद हुए थे, ठीक है। तो इसीलिए ये उम्मीद जगती है कि ये दोनों जो है वो एशिया का भविष्य जो है उसको तय करेंगे। और यहाँ पे एक जो स्लोगन है ये बहुत फेमस हो जाता है उस समय पे, हिंदी चीनी भाई भाई, है ना, बहुत पॉपुलर हो जाता है, क्योंकि दोनों ही जो एक तरीके से भाई जैसा ही काम कर रहे थे। लेकिन अब धीरे धीरे क्या है, स्थिति यहाँ पे ख़राब होने लग जाती है। जो इनके कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो शुरू हो जाते हैं बाउंड्रीज डिस्प्यूट्स को लेके, यानी जो कंट्रीज़ की जो बाउंड्री है ना उसको लेके यहाँ पे डिस्प्यूट्स इनके शुरू हो जाते हैं। तो जो उम्मीद इनकी जगी थी ना कि भाई 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 बन के रहेंगे, तो वो उम्मीद भी एक तरीके से ख़त्म होती नज़र आती है। और यहाँ पे क्या होता है, 1950 के समय पे, यानी 1950 में जो चाइना है ये तिब्बत को टेक ओवर कर लेता है, यानी तिब्बत को अपने अंडर में मिला लेता है। तो जो तिब्बत के दलाई लामा थे उस समय पे वो कम उम्र के थे, तो इसीलिए क्या है वो उनके अगेंस्ट नहीं जा पाते हैं, और यहीं पे जो चीज़ें हैं वो पूरी तरीके से सेटलमेंट में बदल जाती हैं। चाइना जो है उसको पूरी तरीके से टेक ओवर करके अपने सेटलमेंट बना लेता है, अपनी बस्तियां बना लेता है बॉर्डर पर। तो यहीं से क्या है, इंडिया और चाइना के जो डिस्प्यूट्स हैं वो और शुरू हो जाते हैं। कि इसी का जो परिणाम है वो हमें देखने को मिलता है 1962 की वॉर पे। ये इंडिया और चाइना की पहली लड़ाई थी, मतलब इतनी भयानक लड़ाई बताया जाता है, जिसमें हमारे जो सैनिक हैं बहुत ज़्यादा मात्रा में मारे गए थे, हमारा बहुत लॉस हुआ था उस समय पे, क्योंकि एक तो पहले ही हम एक गरीबी से निकल रहे थे ना, आज़ाद हुए थे, थोड़ा संभल रहे थे, और उसी समय पे ये यहाँ पे 1962 में जो वॉर हो जाती है इससे हमें बहुत क्षति पहुँचती है। और यहाँ पे क्या होता है, जो ना ये अरुणाचल प्रदेश का एरिया है, इसको नेफा बोलते हैं एक्चुअली। नेफा का मतलब हो गया नॉर्थ ईस्ट फ्रंटायर एजेंसी, ठीक है। तो ये इसके अंडर में आती है ऐसे।
अरुणाचल प्रदेश में, तो इसको लेने की ये बात करता है, और अक्साई चीन का जो एरिया है उसको लेने की बात करता है। आगे हम देखेंगे कि 1962 में जो है हमें बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। एक्चुअली इसका कारण भी एक ये था कि चीन जो है हमसे चिड़ा हुआ बैठा था, क्योंकि 1954 के आसपास ना एक ट्रीटी साइन होती है जिसको बोलते हैं पंचशील एग्रीमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे जो है जवाहरलाल नेहरू और जो उधर के प्राइम मिनिस्टर होते हैं चाइना के, ये दोनों एक एग्रीमेंट साइन करते हैं पंचशील, जहाँ पे क्या कुछ ये होता है कि भाई हम जो है एक दूसरे के मामलों में बिल्कुल हस्तक्षेप नहीं करेंगे, है ना, दूसरों की जो भी पीस सिक्योरिटी होती है इसके बारे में कोई बात नहीं करेंगे, दोनों अच्छे से रिलेशन रखेंगे, इकोनॉमिकली ट्रेड वगैरह ये सब कुछ रहेगा। लेकिन यहाँ पे होता क्या है कि जैसे तिब्बत के जो दलाई लामा होते हैं उस समय पे तो छोटे होते हैं, लेकिन 1956 के आसपास से जवाहरलाल नेहरू के पास आते हैं और बताते हैं कि ऐसे ऐसे करके चाइना ने हमारे साथ ये किया है, हमको अपने अंडर में मिला लिया है, हमको अपना अधीन बना लिया है ना, हम इंडिपेंडेंट रहना चाहते थे। तो वो जवाहरलाल नेहरू से इस बारे में डिस्कस करते हैं और उनसे हेल्प की मतलब एक एक्सपेक्टेशन लगा के रखते हैं कि भाई हमारी हेल्प हो जाएगी इस चीज़ को लेके। तो लेकिन बाद में क्या होता है, जवाहरलाल नेहरू जो है वो चाइना से बात करते हैं और बोलते हैं कि भाई ऐसे ऐसे बात है, जो तिब्बत है वो आपके साथ नहीं रहना चाहता है, वो इंडिपेंडेंट रहना चाहता है, तो इसको आज़ाद कर दो, इसको क्यों अपने अधीन में रखा हुआ है। तो यही बात जो है ये चाइना को बहुत ख़राब लगती है कि ये हमारे मामलों में हस्तक्षेप कर रहा है, बल्कि हमारी ट्रीटी साइन हुई थी पंचशील वाली कि भाई बीच में इंटरफेयर नहीं करेंगे, तो ये क्यों हमें सलाह दे रहा है इस तरीके से। तो यहीं पर इन लोगों का थोड़ा मनमुटाव शुरू हो जाता है और धीरे धीरे जो इनकी बाउंड्री डिस्प्यूट्स थे ये तो चल ही रहे थे, तो उसकी वजह से और क्लैशेस जो है आगे बढ़ते चले जाते हैं और उसी का जो परिणाम होता है वो 1962 की लड़ाई होती है, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म तक इनके जो रिलेशंस हैं वो ख़राब रहते हैं, कोई डिप्लोमेसी नहीं रहती है इनके बीच में एक तरीके से। लेकिन 1976 तक आते आते, है ना, मतलब चीज़ें जो है वो थोड़ी बदलती हैं, थोड़ी सुधरती हैं, क्योंकि समय एक जैसा रहता नहीं है और लीडर्स भी चेंज हो जाते हैं। तो पहले जैसे चाइना जो है वो अपनी एक आइडियोलॉजी को मेंटेन करके रखता था कि भाई हम इसी उसूलों पे चलेंगे, इसी आइडियोलॉजी पे चलेंगे, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, जैसे हमने देखा था ना क्लोज डोर पॉलिसी, ओपन डोर पॉलिसी, तो जैसे ही ये ओपन डोर पॉलिसी को अपनाता है तो इसको अपने भी विचार जो है उनको ओपन करना पड़ता है। तो 1976 तक आते आते यहाँ पे क्या होता है, चीज़ें जो हैं वो थोड़ी इम्प्रूव होने लग जाती हैं और 1970s का जो टाइम था ना, वो यहाँ पे जो चाइना है वो अपनी आइडियोलॉजी को पूरी तरीके से चेंज कर चुका था, क्योंकि उसने सोचा था कि भाई अगर हमें ट्रेड स्टार्ट करना है, हमें अपने इकोनॉमिक कंडीशंस अच्छी करनी है, हमें अपने आप को डेवलप करना है, तो हमें जो है ये लड़ाई झगड़े और ये क्लैशेस वगैरह ख़त्म करने पड़ेंगे। और चाहे भले ही हम लोग एक दूसरे से चिढ़ते हैं, लेकिन हमें अपना व्यापार है ना, हमें अपने संबंध जो है वो डिप्लोमेटिक तो बनाने ही पड़ेंगे, ठीक है। तो चीज़ें यहाँ पे थोड़ा सुधरने लग जाती हैं और सेटलमेंट इन लोगों के बीच में अच्छा होना शुरू हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे जो चाइना है वो कोई भी विवादास्पद मामलों को नहीं छेड़ता है दोबारा से और सोचता है कि भाई जो हुआ सो हुआ। ऐसे ही इंडिया है वो भी सोचता है कि भाई जो हुआ पास्ट में छोड़ो उन सब चीज़ों को। तो 1981 में क्या करते हैं, ये दोनों ही एक सीरीज ऑफ टॉक स्टार्ट करते हैं, यानी वार्ताओं की जो श्रृंखला शुरू होती है इनके बीच में, जो एग्रीमेंट साइन होना शुरू होता है कि भाई हम जो चीज़ें हैं वो कैसे बढ़ाएंगे, कैसे चीज़ों को प्रमोट करेंगे ना, कैसे, जिसमें क्या है कई सारे एग्रीमेंट्स जो हैं वो साइन किए जाते हैं। ओके, आगे हम देखेंगे कि कोल्ड वॉर के बाद जो इनके रिलेशंस हैं वो थोड़ा इकोनॉमिकली डायमेंशंस की वजह से अच्छे होने लग जाते हैं, पॉलिटिकली नहीं लेकिन इकोनॉमिक की वजह से, यानी ट्रेड की वजह से, क्योंकि उस समय पे क्या है हम भी थोड़े पॉलिटिकल क्राइसिस में, इकोनॉमिकल क्राइसिस में चल रहे थे, है ना। हम लोगों ने भी LPG को इंट्रोड्यूस किया था इसके बाद, यानी ग्लोबली हमको भी थोड़ा काम करना था। तो इसी वजह से हम सोचते हैं कि भाई बाकी की चीज़ें जो है जो पीछे हो चुकी हैं उन सब चीज़ों को छोड़ो, इकोनॉमिकली अगर हमको आगे जाना है, ग्लोबल पॉलिटिक्स में अगर रहना है, तो हमें ये अपनी जो चीज़ें हैं इसको आगे लेके जाना पड़ेगा। इसी की वजह से क्या है इनके जो रिलेशन है उसमें थोड़ा बदलाव आता है। और यहाँ पे क्योंकि दोनों ही क्या है एशिया की पावर बनना चाहते हैं, दोनों ही ग्लोबल पॉलिटिक्स में रहना चाहते हैं, एशिया की पावर बनना चाहते हैं, दोनों जो है अपनी अर्थव्यवस्था को अच्छा करना चाहते हैं, अपनी राजनीति को अच्छा करना चाहते हैं ना, तो उन दोनों में ही अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो इसी वजह से जो है ये मतलब मान लेते हैं कि हाँ भाई हमें ये जो चीज़ें हैं इसको कॉम्प्रोमाइज़ करना ही पड़ेगा और हमें इन सब चीज़ों को भुला के आगे बढ़ना पड़ेगा, है ना। पॉलिटिक्स में अपना इकोनॉमिकल कंडीशंस इन सब चीज़ों को अच्छा करने के लिए हमें ये करना पड़ेगा। उसके बाद जो इसी की पहल करते हैं राजीव गांधी क्या करते हैं 1988 में दिसंबर में जाते हैं चाइना में, वहाँ पे उसका दौरा करते हैं, जिसकी वजह से जो उनके संबंध हैं, इनके रिलेशन जो हैं उनको सुधरने का एक मौका मिलता है ना, प्रयास करते हैं ये अपनी तरफ से जाके वहाँ पे
पे, तो उन चीज़ों को बढ़ावा मिलता है कि हाँ भाई ये अपनी तरफ से आके हमसे जो फ्रेंडशिप वगैरह करने के लिए हैंडशेक करना चाहता है, ठीक है। तो ऐसे करके, क्योंकि यहाँ पे बात होती है पीस एंड ट्रैंक्विलिटी को लेकर, यानी तो यहाँ पे जो शांति की बात हो रही है ये सीमा सुरक्षा को लेकर हो रही है, एक तरीके से बॉर्डर सिक्योरिटी को लेकर हो रही है ना, और चीज़ें जो है वो शांति से रहें, यथास्थिति बनी रहें, तो इसके लिए कुछ उपाय करते हैं ये लोग, कुछ एग्रीमेंट साइन करते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो कल्चरल एक्सचेंजेस होते हैं, जो सांस्कृतिक इन लोगों की जो चीज़ें हैं उसको एक्सचेंज करने की बात करते हैं, और कॉपरेशन करते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर, जो चीज़ें हैं उसको आदान प्रदान करेंगे। और यहाँ पे क्या है, जो ये बॉर्डर पोस्ट है उसको भी खोलने की बात करते हैं, 4 बॉर्डर पोस्टों को खोलने की बात करते हैं इंडिया और चाइना, ताकि जो ट्रेड है वो इजीली हो सके, और यहाँ पे जिनका ट्रेड है वो काफ़ी मात्रा में अच्छा होता भी है। 1999 से यहाँ पे लोगों के बीच में क्या है 30% जो है ईयरली ट्रेड जो है वो बढ़ती चली जाती है, कि 1992 में जब इन लोगों ने ट्रेड स्टार्ट किया था तो 33 करोड़ 80 लाख, यानी एक तरीके से 338 मिलियन हम उसको बोल सकते हैं, इतने का इन लोगों का ट्रेड हुआ था, एक बायलैटरल ट्रेड जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही करके फिर धीरे धीरे ये बढ़ता चला गया, और जैसे 2006 में भी अगर हम देखें तो 18 अरब डॉलर इसका हो जाता है, लेकिन 2017 तक आते आते जो इसका ट्रेड है वो 84 बिलियन तक पहुंच चुका था, ठीक है। तो ट्रेड काफ़ी अच्छी मात्रा में हो रहा है, आज भी हो रहा है। हमारे रिलेशन भले ही चाइना के साथ अच्छे नहीं हैं, लेकिन ट्रेड के मामले में मतलब हम लोग ट्रेड खूब कर रहे हैं। पिछले साल से इस साल जो है वो काफ़ी ट्रेड रहा भी है 2023 में, है ना। पिछले साल 12% था, इस साल जो है 15% हो गया है, ठीक है। तो चीज़ें जो हैं वो बढ़ी रही हैं, क्योंकि भाई देखिए पॉलिटिकल चीज़ें अलग होती हैं, कल्चरली अलग होती हैं, लेकिन इकोनॉमिकली का मतलब क्या है कि पैसा एक ऐसी चीज़ है जो किसी भी कंट्री को रन करने के लिए चाहिए, तो उसके लिए कुछ समझौते किए जाते हैं। और हाल ही में ऐसे भी देखा गया है कि ऐसे मसलों पे भी इन लोगों ने एक दूसरे का सहयोग करने की कोशिश की है, जिसपे क्या है इन लोगों के बीच में मतभेद पैदा हो सकते हैं। तो जैसे कि अगर हम एग्जांपल्स में देखें तो एनर्जी डील्स होते हैं अब्रॉड के साथ, जो सौदा किया जा रहा है उसमें भी ये एक दूसरे के साथ ना मतलब मिले हुए हैं। और ग्लोबल लेवल पर देखा जाए तो इंडिया और चाइना जो है ये विश्व व्यापार संगठन जो है WTO जो है उसके इंस्टीट्यूशंस में भी अपनी भागीदारिता देते हैं, एक ग्लोबली अपना रोल रखते हैं इसके अंदर भी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। इसके संबंध जो है, इनकी नीतियाँ जो हैं वो एक जैसी हैं इन सब चीज़ों को लेके, यानी ग्लोबली लेवल पर इन दोनों की जो नीतियाँ हैं वो एक जैसी देखने को मिली हैं। तो आगे हम देखेंगे कि 1999 में जब हम लोगों ने न्यूक्लियर टेस्ट किया था तो यहाँ पे ये जस्टिफाई किया था कुछ कंट्रीज़ ने कि भाई ये हमारे जैसे चाइना से जिनको थ्रेट था, है ना, तो वो ये चाहते थे कि अच्छा हुआ इंडिया ने इसको किया है, ये हमारे लिए हेल्पफुल रहेगा। लेकिन ऐसी सोच के बावजूद जो है इंडिया चाइना के रिलेशंस में कोई ऐसी दिक्कत नहीं आई थी इंटरेक्ट होने के लिए। और ऐसे ही चाइना का हाथ जो है वो पाकिस्तान के न्यूक्लियर पॉलिसीज़ में भी माना जाता है, उसने जो प्रोग्राम चलाया था तो उसमें चाइना का हाथ था, ठीक है। लेकिन इससे भी कोई दिक्कत नहीं आई हमारे बीच में, है ना। कहने का मतलब क्या है कि जैसे आज भी जो है देखिए कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कुछ ऐसे वैचारिक चीज़ें हैं जो नहीं बनती हैं हम लोगों के बीच में। जैसे चाइना जो है वो कभी भी डिस्प्यूट्स करने लग जाता है, फॉर एग्जांपल जैसे गलवान वैली का ले लो, है ना। लेकिन फिर भी क्या है, हमने ट्रेड करना बंद किया है क्या? उससे नहीं किया, है ना। तो चीज़ें जो हैं वो चल रही हैं, है ना, हमें पता है, क्योंकि पड़ोसी देश हैं और ये इनसे ही जो हमारा आदान प्रदान है, जो हमारी सबसे ज़्यादा जो शेयरिंग है वो पड़ोसियों से ही ज़्यादा हो सकती है। तो इसलिए चीज़ें जो है वो आज भी चल रही हैं। तो आगे हम देखेंगे कि यहाँ पे जैसे बांग्लादेश है, तो बांग्लादेश का जो रिलेशन है वो चाइना के साथ काफ़ी अच्छा है, म्यांमार के साथ काफ़ी अच्छा है। लेकिन इसकी वजह से जो इंडिया ने उसको कभी भी इस तरीके से इंटरफेयर नहीं किया है कि भाई तो मेरे पड़ोसी देशों के बीच में जो है वो क्यों इंटरेक्ट रख रहा है ना, तो ऐसे करके कुछ नहीं है। तो चीज़ें जो हैं वो अभी भी चल रही हैं, कॉन्फ्लिक्ट नहीं है इन सब चीज़ों को लेकर। इन सब चीज़ों के बावजूद भी जो इंडिया और चाइना के बाउंड्रीज़ को लेकर जो डिस्प्यूट्स हैं उन पर बातचीत चलती रहती है, उसका सहयोग का कार्यक्रम जारी रहता है। और इंडिया और चाइना जो है ये एक तरीके से विजिटिंग भी करते रहते हैं एक दूसरे कंट्रीज़ के अंदर। 2018 में ही क्या है, जो नरेंद्र मोदी जी हैं वो चाइना गए थे, बीजिंग गए थे, वहाँ पे उन्होंने विजिट किया था, कुछ एग्रीमेंट साइन किए थे। और 2019 में जो शी जिनपिंग है वो हमारे इंडिया में आए थे, उन्होंने भी कुछ एग्रीमेंट साइन किए थे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे चलती रहती हैं। जो मिलिट्री कॉपरेशन है वो भी इंक्रीज़ हो रहा है, चल रहा है। लेकिन यहाँ पे एक घटना होती है 2020 में जून में, है ना, जो गलवान वैली वाला है। तो यहाँ पे क्या है, जो ये बॉर्डर डिस्प्यूट्स को लेके जो चीज़ें थी, जैसे ये
यहाँ पे देखिए LAC जो ये एरिया है ना, दिस वन, यहाँ पे क्या है बताया जाता है कि जो चाइना के सोल्जर्स थे वो इसके अंदर एंटर कर रहे थे और हमारे जो सैनिक हैं वो इसको अपोज कर रहे थे। ठीक है, उन्होंने देख लिया था कि भाई ये लोग जो है एक घुसपैठ कर रहे हैं अंदर, तो यहीं पे क्या है पोजीशन शुरू होता है इन दोनों की। तो जो बहस होती है वो एक तरीके से लड़ाई में बदल जाती है और यहाँ पे जो चाइना है वो बहुत ही ब्रुटली अपना रोल प्ले करता है हमारे सैनिकों के साथ। मतलब बहुत बेकार से जो हथियार, बहुत पुराने समय की जो चीज़ें हुआ करती थी उनको यूज़ करता है, जो हथियार जो आज की डेट में चलते भी नहीं है उनको यूज़ करता है। तो उसकी वजह से हमारे जो सैनिक हैं उसमें अप्रॉक्स 20-25 जो हमारे मिलिट्री सोल्जर्स हैं उनकी डेथ हो जाती है और वहाँ पे भी डेथ हो जाती है 45-50 के अप्रॉक्स। ठीक है, तो ये जो घटना थी ये बहुत ही शर्मनाक थी, बहुत ही बेकार थी, बेबुनियाद थी। ठीक, तो इसी के चलते हुए हमारा जो गुस्सा है वो थोड़ा चाइना के ऊपर आता है और हम भी बहुत सारी जो चीज़ें हैं उसे ना बंद कर देते हैं, जैसे उसकी ऐप्स वगैरह लॉक कर देते हैं ना। जैसे आपने देखा होगा फॉर एग्जांपल टिकटॉक जो है वो उसी समय से बंद है। तो ऐसी जो चीज़ें हैं, यहाँ पे जो झड़प है ये होती रही है ना 45 सालों में अप्रॉक्स, मतलब कई बार हुई है ऐसी झड़प। लेकिन जो गलवान वैली वाली थी ना ये बहुत ही बेकार वाली झड़प थी। ठीक है, तो ऐसी चीज़ें जो है ये चाइना कभी कभी ऐसी प्रैक्टिसेस करता रहता है जो बहुत बेकार हैं। ठीक है, ऐसे नहीं करना चाहिए उसको। उसके बाद आगे हम देखेंगे, लेकिन फिर भी क्या है चीज़ें चल रही हैं, ट्रेड आज भी देखो हमारा जारी है, हम चीज़ें जो है वहाँ से लेते हैं देते हैं, सब चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे बता रहे हैं कि जो हमारे रिलेशंस हैं वो यहाँ पे देखे गए हैं कि जो दिल्ली के साथ है ना हम लोगों ने भी विजिट किया, वो भी यहाँ पे आए, बहुत ही फैमिलियर देखने को मिले हैं। ट्रांसपोर्टेशन है, कम्युनिकेशन लिंक्स हैं, ये भी बहुत कॉमन हो गए हैं इकोनॉमिक इंटरेस्ट की वजह से ना ग्लोबली। अभी देखो अगर हमें ग्लोबलाइजेशन को फॉलो करना है, ग्लोबली रहना है, तो इन सब चीज़ों को अपनाना ही पड़ेगा ना। वैश्विक सरोकार जो करते हैं भारत और चीन के बीच में, जो संबंधों को बढ़ाना भी पड़ेगा। तो ये क्या है एक तरीके से पॉजिटिविटी लेकर आता है और रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए काम करता है। लेकिन बीच बीच में जो ये हरकतें करता है ना ये बहुत ही बेकार होती हैं। ठीक है, तो ये उसको समझना चाहिए। और यहाँ पे ये भी देखा गया है कि जो चाइना पाकिस्तान के जो इकोनॉमिक कॉरिडोर्स वगैरह हैं इनकी वजह से भी हमें थोड़ा दिक्कत आती है। जैसे चाइना जो है ये सपोर्ट करता है पाकिस्तान को ज़्यादातर है और UN में इसने सपोर्ट किया था पाकिस्तान को। ठीक है, तो जो चीज़ इंडिया को बिल्कुल पसंद नहीं आई थी, और ये टेररिज्म को लेकर भी पाकिस्तान को सपोर्ट करता हुआ नजर आया है। तो ऐसे हैं कुछ चीज़ें जिसकी वजह से मतलब हम उसको नहीं इतना पसंद करते हैं, क्योंकि इसकी जो हरकतें हैं ना वो थोड़ी अनफेमिलियर है ना, ठीक नहीं है। तो यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो में जो टॉपिक्स ऐड हुए हैं ना जापान एंड साउथ कोरिया, इसको हम पढ़ेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही स्टूडेंट्स, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।